नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे ये वीडियो सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, विषय है सामाजिक विज्ञान। कक्षा 10 के लिए टॉपिक रहेगा उद्योग, जिसमें भाग 1 और भाग 2 करके हम 2 वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें उद्योग टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। बस इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर, लाइक और कमेंट्स करें। चलिए पढ़ते हैं अपनी आज की क्लास। उद्योग भाग 1 अध्याय 2। देखिए, उद्योग में हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादक केंद्र किन किन स्थानों पर हैं। तो टीटागढ़, रानीगढ़, नेहाटी, कोलकाता, काकीनाडा, बड़ा नगर, शिवराफुली आदि ये वो स्थान हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग के केंद्र रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें कृषि आधारित उद्योग है जो कृषि पर निर्भर करते हैं। दूसरा खनिज आधारित उद्योग हैं जो खनिजों पर निर्भर करते हैं। तीसरा वन आधारित उद्योग हैं जो वनों पर आधारित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है। तो बच्चों, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। अब जो पिछला प्रश्न पर हम पढ़ा था कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के, तो देखिए कृषि आधारित उद्योग माने उद्योगों के लिए हमको कच्चा माल कृषि से मिलता है, खनिज से मिलता है और वनों से भी मिलता है। इसलिए इन तीनों उद्योगों, कृषि, खनिज और वन, इनसे हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। इसलिए कच्चे माल के आधार पर ये उद्योग लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कागज़ उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है। यानी कि जब हम कागज़ बनाते हैं तो उसके लिए कच्चा माल क्या है। तो कागज़ बनता है हमेशा, लुगदी कागज़ उद्योग को कच्चा माल है। जो लुगदी होती है ना, वो कागज़ उद्योग के लिए कच्चा माल होती है। जैसे बांस, लकड़ी, घास, कपड़े के चिथड़े, जूट, गन्ने की छाल आदि से तैयार किया जाता है क्या, लुगदी। उससे फिर हम कपड़े बनाते हैं, कागज़ बनाते हैं, सॉरी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। कृषि और उद्योग किस तरह साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये हमको स्पष्ट करना है। तो देखिए, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिना कृषि के उद्योग नहीं चल सकते, और बिना उद्योग के हम कृषि में जो उत्पादन करेंगे उसको हम कहाँ पर ले जाएंगे। इसलिए ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी में इसलिए आगे लिखा है कि यदि उद्योगों के लिए कृषि कच्चा माल प्रदान करती है तो कृषि का भी आधुनिकतम विकास निर्माण उद्योग में बनी मशीनों, उर्वरकों, उन्नत बीजों तथा दवाओं पर निर्भर करता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि उद्योगों के लिए कृषि अगर कच्चा माल देती है तो कृषि के लिए भी जो हमारे उद्योग हैं वो मशीनें बनाते हैं, खाद बनाते हैं, अच्छे अच्छे बीज बनाते हैं। तो इसलिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए कोई एक क्षेत्र में अगर वृद्धि होगी तो दूसरे क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ साथ बढ़ रहे हैं। उदाहरण दिया गया है यहाँ पे एक कि वस्त्र उद्योग है तो कृषि से कपास मिलता है, ऊन, रेशम, जूट आदि कच्चा माल प्राप्त होता है। और चीनी उद्योग है तो गन्ना कृषि से मिलता है, तो कृषि के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, यूरिया, इफ्को आदि उर्वरक, कीटनाशक दवाएं उद्योग से प्राप्त होती हैं। अतः देश की संपूर्ण उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए कृषि तथा उद्योगों का साथ साथ विकास आवश्यक है। इससे निर्धनता, बेरोजगारी आदि जैसी समस्याएं समाप्त होंगी और देश उन्नत होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि लोहा और इस्पात को अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, या लोहे और इस्पात को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। हर निर्माणाधीन उद्योग के विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोहा इस्पात
उद्योग की अहम भूमिका है, यानी कि लोहे और लोहे से बनने वाले जो उत्पाद हैं, उद्योग हैं, उनकी बहुत भूमिका है। सुई से लेकर विशालकाय मशीनें इसी की ही देन है। भारी मशीन तथा औजार उद्योग इसी पर आधारित हैं। अनेक हल्के, मध्यम, छोटे और कुटीर उद्योग भी इसी पर आधारित हैं। लोहा इस्पात उद्योग सभी छोटे बड़े उद्योगों में सहायक हैं। लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। लोहा इस्पात के उत्पादन को किसी देश के आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकरण का सूचकांक माना जाता है। यानी कि हम जितना भी लोहा इस्पात का उत्पादन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे आधुनिक हम ज़्यादा हो रहे हैं और औद्योगिक हमारे यहाँ औद्योगिकरण ज़्यादा हो रहा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। अगली बात करें, इस उद्योग की स्थापना के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी, बुनियादी सुविधाएं जैसे आधुनिक परिवहन, संचार के अच्छे साधन तथा शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग क्यों केंद्रित है, यानी अहमदाबाद को सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ क्यों कहा जाता है। तो इसको पढ़ेंगे हम। या महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग क्यों केंद्रित हैं, या मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास क्यों हो रहा है, यानी सूती वस्त्र उद्योग के विकास के बारे में हम इस प्रश्न में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ केंद्रित है और क्यों केंद्रित है। अहमदाबाद गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित होने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, निकटवर्ती क्षेत्र में कपास उत्पादन किया जाता है। एक तो गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई में, उनके आसपास क्या होता है, कपास की खेती बहुत होती है। दूसरा, कच्चे माल व तैयार माल को ले जाने हेतु यातायात परिवहन के साधन सुलभ हैं। इन दोनों जगह पर साधन सुलभ हैं। अच्छा रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है और जल परिवहन भी है इन दोनों जगह पर। तीसरा है कि पर्याप्त संख्या में कुशल व सस्ते श्रमिक सुलभ हैं। सस्ते और स्किल्ड वर्कर मिल जाते हैं उनको। चौथा पॉइंट दिया है कि निकट ही शक्ति के साधन भी उपलब्ध हैं, शक्ति के साधन भी आसपास हैं। पांचवा है कि उद्योग स्थापना हेतु पर्याप्त पूंजी सुलभ है और तैयार माल की खपत के लिए बाजार निकट है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्र उद्योग की क्या समस्याएं हैं। समस्या क्या क्या है सूती वस्त्र उद्योग की, तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। इसके बावजूद सूती वस्त्र उद्योग अनेक समस्याओं से ग्रसित है। पहला पॉइंट, इसकी प्रमुख समस्या उच्च कोटि के कपास की कमी है। सबसे बड़ी सूती वस्त्र उद्योग की समस्या है कि हमको उच्च क्वालिटी का कपास नहीं मिल पाता। दूसरा, पुरानी घिसी पिटी मशीनें हैं जिनकी मरम्मत नियमित रूप से नहीं होती। पुरानी मशीनें हैं, उनकी मरम्मत नहीं टाइम पे होती। तीसरा है कि पूंजी निवेश की कमी है, कोई इस फील्ड में पूंजी निवेश नहीं करना चाहता। चौथा है कि मिल के कपड़े से हाथ करघे से बने कपड़ों को प्रतियोगिता करनी पड़ती है, यानी जो कपड़े हैं हाथ करघे से बन के आ रहे हैं, मिल के कपड़ों से इनका कंपटीशन इनको करना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है कि स्वदेशी वस्त्रों की विदेशी वस्त्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है, यानी कि हम स्वदेशी जो वस्त्र बनाते हैं उनको जो विदेशी वस्त्र आ रहे हैं वो उनको बहुत ही कंपटीशन दे रहे हैं, प्रतिस्पर्धा हो रही है। चलिए अगले, भारत में वस्त्र उद्योग लौह उद्योग इस्पात की तुलना, यानी कि हमारा जो वस्त्र उद्योग है और लौह उद्योग है इसकी अगर हम तुलना करें तो देखिए वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित होता है। दूसरा, वस्त्र उद्योग उपजाऊ भूमि में कच्चे माल के समीप स्थापित होते हैं, यानी जो हमारा कच्चा माल है जहाँ खेती हो रही है उसकी कच्चे माल की उसके पास ही स्थापित करते हैं। तीसरा, यह श्रम प्रधान उद्योग है, यहाँ इसमें मेहनत बहुत है। चौथा है कि कपास, जूट, रेशम तथा ऊन वस्त्र उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल हैं, जैसे वस्त्र उद्योग के लिए कपास, जूट, रेशम, ऊन ये सब इसके लिए कच्चे माल हैं। पांचवा है कि ये उद्योग छोटे, मध्यम व बड़े पैमाने के हैं। अब हम बात करें लौह इस्पात उद्योग की, तो इसमें पहला पॉइंट है कि खनिज उद्योगों पर आधारित है। जो लौह इस्पात उद्योग है ये खनिज उत्पादों पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि यह उद्योग
लौह अयस्क कोयला चूना पत्थर क्षेत्रों के समीप स्थापित होता है। अब देखिए, वस्त्र उद्योग एक कृषि पर आधारित होता है, लौह उद्योग खनिज उत्पादों पर आधारित होता है। दूसरा, वस्त्र उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं? जहाँ उनका कच्चा माल उनको मिलता है, जो उपजाऊ भूमि है उसके पास उपजाऊ भूमि है, वहाँ कच्चा माल होगा। वस्त्र उद्योग के लिए कपास होगा तो वहाँ पे लगाया जाएगा। लेकिन लौह उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जहाँ लौह अयस्क मिलते हैं, हमको कोयला मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, उनके समीप लगाया जाएगा। वस्त्र उद्योग में क्या है, हमको श्रम प्रधान है, मेहनत बहुत है। लेकिन लौह अयस्क पूंजी प्रधान उद्योग है। ठीक है। वस्त्र उद्योग में क्या होता है, कपास जूट रेशम ऊन वस्त्र उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल हैं। लौह इस्पात उद्योग में लोहा मैग्नीज चूने का पत्थर लौह इस्पात उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल हैं। पांचवा, ये उद्योग छोटे मध्यम व बड़े पैमाने के हैं। लौह इस्पात उद्योग ये उद्योग बड़े पैमाने का भारी उद्योग है, यानी कि बड़े पैमाने पर बड़े स्केल पर ही होता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है, विस्तार से बताइए। तो देखो बच्चों, अपनी धरोहर की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने का प्रयास करें। इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए जाएं। इस हेतु आम लोगों में जन जागरण आवश्यक है। देखिए, पर्यावरण हमारी एक धरोहर है, तो आवश्यक है कि हम इसको बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण सही रहे। उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें वृक्षारोपण पर जोर देना चाहिए, वृक्षारोपण पर लगाएं। और तो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जन जागरण करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। कारखानों से निकलने वाले धुएं के लिए वहाँ ऊंची चिमनियाँ लगानी होंगी, ताकि धुआं बाहर निकलने में सुविधा हो। ऊंची ऊंची चिमनी लगाओ इसलिए कि हमारा जो परिवेश है जहाँ हम रहते हैं उससे धुआं बाहर चला जाए। और उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखना होगा। कारखानों में शोर कम करने के लिए ध्वनि अवरोधक मशीनें लगानी होगी, ताकि ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सके। अगला है कि जल में होने वाले प्रदूषण को भी रोकने के प्रयास करने होंगे। कारखानों से निकलने वाले गंदे पदार्थों को नालियों में बहाने पर प्रतिबंध लगाने होंगे। कचरों का पुनः उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाए, तभी इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। इस तरह यदि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो जनता में चेतना जागृत करनी होगी। भारत के सभी नागरिक जब एकजुट होकर कार्य करेंगे तभी पर्यावरण प्रदूषण को कम करना होगा। अब देखो, पर्यावरण प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है। जहाँ जहाँ से प्रदूषण हो रहा है वहाँ हम रोक लगाएं और ऊपर से पेड़ पौधे लगाएं। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है तो हम ऊँची ऊँची चिमनियाँ लगाएं। ये हो गया हमारा वायु प्रदूषण। फिर ध्वनि प्रदूषण के लिए हम ऐसे अवरोधक मशीनें लगाएं कि जिससे ज़्यादा प्रदूषण ना हो। मशीनों की टाइम टू टाइम मरम्मत हो, ऑयलिंग हो, तो कम प्रदूषण करें ध्वनि प्रदूषण। फिर जल प्रदूषण की बात करें तो फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको सीधे नदी नालों में नहीं डालना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करके उनको डालना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अपना ये ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, और खनन उद्योग को लुटेरा उद्योग क्यों कहा जाता है। जो खनन उद्योग है हमारा उसको लुटेरा उद्योग क्यों कहा जाता है। तो देखिए, खाने खोदना प्रकृति की संपदा का अपहरण करना है, यानी हम खाने खोद रहे हैं तो नेचर है उसका हम क्या करें, अपहरण कर रहे हैं। ठीक है। जब पृथ्वी से एक बार किसी भी खनिज पदार्थ को निकाल लिया जाता है तो उतनी मात्रा में वह खनिज सदा के लिए समाप्त हो जाता है। खनिज तो खनिज है, कोई खेती तो नहीं है, पेड़ नहीं है कि बढ़ जाएगा, है ना। तो खनिज अगर वहाँ से निकाल लिया जाएगा तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे भंडार समाप्त होते जाते हैं। इसलिए खाने खोदना एक प्रकार का आर्थिक डकैती कहलाती है। इसलिए खनन उद्योग को लुटेरा उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कागज उद्योग के उत्पादन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कागज उद्योग पूरे कब चला था, कहाँ से चला था और कैसे प्रारंभ हुआ। देखिए, कागज उद्योग आधुनिक सभ्यता का मूलाधार है। मूलाधार तो है क्योंकि कागज हमारे पास है। आज पढ़ना लिखना ऑफिस वर्क जो भी हो रहा है सब कागज़ों पर चल रहा है। हमारा पत्र पत्रिकाएं सब कागज़ों पर है।
इसलिए हमारे आधुनिक सभ्यता का मूल आधार है। अतः वन आधारित उद्योगों में कागज़ का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में हाथ से कागज़ बनाने की कला का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ, यानी हाथ से कागज़ बनाने की कला हमारा 8वीं शताब्दी में हो गया। भारत का प्रथम आधुनिक सफल कारखाना 1716 में तमिलनाडु राज्य के टंकुआ नामक स्थान पर स्थापित हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब देश में 100 से अधिक कागज़ मिलें लग गई थीं, कागज़, बाँस, निफर लकड़ी, घास में लुगदी बनाकर तैयार किया जाता है। इसके निर्माण में रंग तथा सरीस भी प्रयोग में लाया जाता है। भारत में लुगदी बनाने योग्य लकड़ी का मिलने के कारण हमें लुगदी को आयात भी करना पड़ता है। जैसे भारत में लुगदी नहीं मिलती तो उसको बाहर से मंगाना पड़ता है। वर्तमान में कपड़े के चिथड़े, जूट, गन्ने की छाल कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्न 8 तक हमने पढ़ लिए हैं। आगे के प्रश्न हम इसके भाग 2 में पढ़ेंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी पॉइंट, तो आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं, और पसंद आ रहा है तो आप लाइक करके हमको वो भी बता सकते हैं। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।